आज की जो कहानी है वो हमें सीधे लेकर चलती है साल 1998 में जमशेदपुर के पास एक छोटे से इलाके में। ये एक सच्ची घटना है जिसे निशांत नाम के हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजा है। ये उनके परिवार के उस खौफनाक तजुर्बे की कहानी है जो उन्हें अपने ही घर में झेलना पड़ा। तो चलिए इस पूरी दास्तान को परत दर परत समझते हैं। निशांत की ये एक लाइन ही छोटा गोविंदपुर की उस वक्त की जिंदगी के बारे में सब कुछ बता देती है। मतलब दिन में जो मोहल्ला चहल पहल से भरा रहता था, वही सूरज ढलते ही एक अजीब सी डरावनी खामोशी की चादर ओढ़ लेता था, और यही माहौल उस भयानक दौर की जमीन तैयार कर रहा था। तो सबसे पहले आइए उस माहौल को समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक बेचैन मोहल्ले से, जिसकी अपनी एक अलग ही थोड़ी परेशान करने वाली पहचान थी। तो जरा सोचिए, 1998 का छोटा गोविंदपुर, शहर से थोड़ा कटा हुआ, जहां दिन में मुश्किल से 5-6 घंटे बिजली आती थी। यानी पावर कट बहुत लंबे होते थे, रातें अक्सर अंधेरे में गुजरती थी। ऊपर से इलाके के 40% प्लॉट खाली पड़े थे, जिससे एक अजीब सा सूनापन और अलगाव महसूस होता था। ये सिर्फ सुविधाओं की कमी नहीं थे, ये एक ऐसा माहौल था जहां डर और अंधविश्वास बहुत आसानी से अपनी जड़ें जमा सकते थे। और यहीं से डर की पहली आहट सुनाई देती है। ये सब शुरू हुआ कुछ कानाफूसियों से, जो एक पड़ोसी परिवार के बारे में फैल रही थी। निशान के घर के पास ही एक पंजाबी परिवार रहता था। हुआ ये कि उस परिवार के मुखिया की अचानक मौत हो गई और उनकी बेटी की मानसिक हालत भी बिगड़ गई। बस फिर क्या था, पूरे मोहल्ले में ये बात फैलने लगी कि वो महिला काला जादू चढ़ती है। लोगों के मन में एक अनजाना डर बैठ गया और सबने उस परिवार से दूरी बना ली। और फिर वो डर जैसे हकीकत में बदलने लगा। सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर मोहल्ले के 3 लड़कों की एक के बाद एक रहस्यमयी मौत हो गई। एक की ट्रेन से कटकर मौत हुई, दूसरे ने फांसी लगा ली और तीसरा पास के डैम में डूब गया। इन घटनाओं ने अफवाहों की आग में घी का काम किया और पूरे मोहल्ले पर एक अनजाना खौफ छा गया। अब तक जो खौफ पूरे मोहल्ले में फैला था, वो निशांत के घर में दाखिल होने वाला था, और उसका पहला निशाना बनी उनकी बड़ी बहन। निशांत की बहन, जो हमेशा से एकदम सेहतमंद और डिसिप्लिन थी, अचानक से बदलने लगी। वो एकदम चुपचाप गुमसुम रहने लगी। उसने खाना पीना लगभग छोड़ ही दिया था और अक्सर बैठे बैठे बिना किसी वजह के रोने लगती थी। उसका कॉलेज जाना भी बंद हो गया। घर वाले समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये सब अचानक क्या हो रहा है। और फिर एक दोपहर उस डर ने अपना सबसे भयानक रूप दिखाया। घर के लोगों ने बहन के कमरे से किसी मर्द की आवाज सुनी। जब दरवाजा खोला तो जो देखा वो होश उड़ाने वाला था। वो प्रार्थना की मुद्रा में बैठी थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और वो एक भारी मर्दानी आवाज में कुछ पढ़ रही थी। इसके बाद तो घर में अजीबो-गरीब घटनाओं का एक सिलसिला सा शुरू हो गया। कभी घर में बिना किसी वजह के तेज इत्र की महक आने लगती, तो कभी सुबह उठने पर छत पर जानवरों की बड़ी बड़ी हड्डियां पड़ी मिलती। रसोई में रखा खाना अपने आप जमीन पर गिर जाता, और कभी कभी तो वो साया घर के लोगों की आवाज की नकल करके उन्हें डराने की कोशिश भी करता था। जब डॉक्टरों से कोई मदद नहीं मिली, तो हताश परिवार ने अपनी बेटी को बचाने के लिए रूहानी इलाज करने वालों का दरवाजा खटखटाया। ये एक आत्मा को बचाने की लड़ाई थी। सबसे पहले राजू नाम का एक लोकल ओझा आया, लेकिन उस साए की ताकत के आगे वो टिक नहीं पाया और बुरी तरह डरकर भाग गया। फिर ताजी बाबा नाम के एक मौलवी को बुलाया गया, जो ऐसे मामलों के जानकार माने जाते थे। उन्होंने कुछ पूजा पाठ किया और दावा किया कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब उनका असर भी खत्म हो गया, तब परिवार एक सिद्ध पुरुष के पास पहुंचा, एक ऐसे साधु जिनके पास आध्यात्मिक शक्तियां होने की बात कही जाती थी। ताजी बाबा ने उस जमाने में एक बड़ी रकम यानी 5,000 रुपए लिए और ऐलान कर दिया कि उसने घर को बांध दिया है और बहन अब हमेशा के लिए ठीक हो गई है। महीनों से खौफ के साये में जी रहे परिवार ने चैन की सांस ली। उन्हें लगा कि शायद उनका बुरा वक्त अब खत्म हो गया है। पर क्या सच में सब कुछ ठीक हो गया था? क्या वो खौफनाक साया हमेशा के लिए जा चुका था? नहीं, कहानी में अभी एक और भयानक मोड़ आना बाकी था। सिर्फ 2 महीने की शांति, और उसके बाद बहन पर वो साया फिर से लौट आया। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था और पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक और खतरनाक था। परिवार के लिए ये सिर्फ एक धोखा नहीं था, ये उनकी आखिरी उम्मीद का टूटना था। खौफ और लाचारी पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि बाद में पता चला कि ताजी बाबा ने और पैसे ऐंठने के लिए अपना ही एक साया उनके घर में छोड़ दिया था। आखिर में उन सिद्ध पुरुष ने अंतिम मुकाबला करने का फैसला किया। एक लंबे और शक्तिशाली हवन के बाद
उन दोनों सायों को एक मिट्टी के बर्तन में कैद कर दिया गया। फिर निशांत के पिता और वो साधु उस बर्तन को पास की एक नहर में विसर्जित करने के लिए ले गए। कहते हैं रास्ते में उन सायों ने बाहर निकलने और हमला करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार उस बर्तन को पानी में फेंक ही दिया गया। लड़ाई तो जीत ली गई थी, लेकिन बुरी आत्माएं अपने पीछे एक ऐसा साया छोड़ गई थीं जो कभी मिटने वाला नहीं था। निशांत की बहन धीरे धीरे ठीक तो हो गई, लेकिन उस सदमे से उभरने और पूरी तरह से सेहतमंद होने में उन्हें करीब 8 से 10 महीने लग गए। परिवार उस घर में रह तो रहा था, लेकिन वहां का माहौल हमेशा भारी और नेगेटिव बना रहा। वो घर अब अपना घर नहीं लगता था। और आखिरकार साल 2001 में उस घर के नेगेटिव माहौल को और बर्दाश्त न कर पाने की वजह से परिवार ने उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो घर जिसे उनके पिता ने बड़ी मेहनत से बनाया था, वो लोग पास के ही कंपनी क्वार्टर में रहने चले गए। 26 साल बाद जब निशांत वापस उस मोहल्ले में गए तो उन्होंने ये कहा, आज भी उनके मन में उस घर को लेकर इतना खौफ है कि वो उसे ठीक से देखने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाए और वहां से फौरन लौट आए। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, छोटा गोविंदपुर में असल में क्या बसा हुआ था? क्या वो सच में कोई आत्मा थी, या किसी का किया हुआ काला जादू था, या फिर ये उस पूरे मोहल्ले का एक सामूहिक डर था जिसने एक भयानक हकीकत की शक्ल ले ली थी? कभी कभी सबसे बड़ा अभिशाप बाहर नहीं होता, वो हमारे अपने मन के अंदर ही होता है।